भाई आज आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर और जिसे देखकर आप यही महसूस करेंगे कि हमारे देश में दरअसल जिंदगी का कोई मोल है भी या नहीं। एक लड़की जिसकी मखमली आवाज तिहाड़ जेल में कैदियों की जिंदगी में ताजगी पैदा करने का काम किया करती थी। यह एक दिन तिहाड़ में वो आवाज सलाखों के भीतर हमेशा के लिए खामोश हो गई। आखिर क्या थी रेशमा की मौत की वजह? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर करेंगे चर्चा। मेरा नाम है रेशमा, वार्ड नंबर 7, जेल नंबर 6 से हूँ। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल। ये आवाज अब कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। इस आवाज में एक आइडल का दर्द छुपा था, एक होनहार लड़की के सपने छिपे थे। एक लड़की का चुलबुलापन झलक रहा था। सपनों की उड़ान की हसरत रखने वाली एक लड़की के अरमान छिपे थे। लेकिन तिहाड़ जेल की चार दीवारी में कैद इस लड़की के तमाम सपने हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो गए। न्यूज नेशन के पास रेशमा का वो वीडियो है जिसमें सपनों को बुनती हुई एक चंचल लड़की की तस्वीरें उसकी मासूमियत को बयां कर रही हैं। 14 मार्च 2013 की तारीख रेशमा की जिंदगी में स्याह रात बनकर आई। 30 साल की रेशमा ने दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जितनी दर्दनाक रेशमा की मौत रही, उससे भी खौफनाक उसकी वजह रही। अपने एक साथी के साथ किडनैपिंग के मामले में दोषी पाई गई रेशमा को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा पूरी होने के बाद उसकी रिहाई के आदेश हो चुके थे, लेकिन अदालत ने 30,000 रुपए का जुर्माना तय किया था, जिसे रेशमा अदा न कर सकी। अफसोस ये कि इस बुरे वक्त में उसके घर वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। रेशमा ने आजादी की हवा में उड़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसके पंखों को उड़ान देने में किसी ने उसकी मदद नहीं की। अपनी मखमली आवाज से तिहाड़ के साथियों को मदहोश करने वाली रेशमा की आवाज तिहाड़ की चार दीवारी में ही खामोश हो गई। रेशमा ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन रेशमा जैसे सैकड़ों लोगों की आहें तिहाड़ की ऊंची चार दीवारी के पीछे कैद हैं, क्योंकि उनकी रिहाई और सलाखों के बीच में चंद रुपयों की जो रकम है उसको देने वाला कोई नहीं है, और जिन पर इसकी जिम्मेदारी है उनको इसकी कोई परवाह नहीं। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अंदाजा लगाया जा सकता है रेशमा की मनोदशा का। तिहाड़ के अंदर उसकी क्या मनोदशा रही होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुनील गुप्ता साहब हैं, तिहाड़ जेल के पीआरओ हैं। इसके अलावा जाने माने साइकेट्रिस्ट समीर मल्होत्रा हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। हम आपसे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे असल में रेशमा किन हालात में तिहाड़ में पहुंची, आखिर वो क्या मजबूरियां रही होंगी इस लड़की की कि जिसने सलाखों के पीछे इसे पहुंचा दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। अपने गमों को छिपाकर रेशमा तिहाड़ की चार दीवारी में नए नए सपने बुन रही थी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली रेशमा एक बेहतरीन डांसर थी। अंग्रेजी बोलने से लेकर डांस करना तक उसने जेल की सलाखों के अंदर ही सीखा था। एक हंसमुख और चंचल लड़की के सलाखों के पीछे पहुंचने की कहानी भी बिल्कुल फिल्मी थी। वो अनजाने में ही एक ऐसे गुनाह की भागीदार बन गई थी जिसने उसे कालकोठरी में पहुंचा दिया था। ऑटो ड्राइवर पति से तलाक लेने वाली रेशमा अपहरण जैसे संगीन आरोप में तिहाड़ की कोठरी में बंद थी। रेशमा पर आरोप था कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अरशद नाम के एक युवक का अपहरण किया था। इस मामले में दिल्ली की जैतपुर पुलिस ने रेशमा को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन रेशमा की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रहने वाले उसके पिता ने भी बेटी से मुंह मोड़ लिया। अपहरण में दोषी पाए जाने पर रेशमा को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 30,000 रुपए जुर्माना भी लगा दिया। बस यही जुर्माना उसकी मौत की वजह बन गया। तिहाड़ के लीगल सेल ने भी इस मामले में रेशमा की कोई मदद नहीं की। जिन कैदियों को जमानत मिल जाती है और वो अपने लिए श्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं कर पाते, तो दरअसल लीगल एड इसीलिए बना था कि लीगल एड के माध्यम से जिन कैदियों को किसी तरह की कानूनी सुविधा या कानूनी राहत नहीं मिल सकती तो उनको मदद दी जाए। और इसके लिए एक लियाजन ऑफिसर होता है लीगल एड का, जो कि तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा होता है, और उन्हें जो है इन केसों को मॉनिटर करना चाहिए, वॉच करना चाहिए कि किसी कैदी को अगर बेल मिल गई है तो वो छूटा क्यों नहीं।
ये रेशमा की बदनसीबी थी कि तिहाड़ को मिलने वाले तमाम फंड भी उसकी रिहाई की वजह नहीं बन पाए। अकेले दिल्ली सरकार तिहाड़ को हर साल 167 करोड़ का फंड कैदियों के कल्याण के लिए खर्च करती है, लेकिन रेशमा के नसीब में शायद सवेरा ही नहीं था। जब जमानत एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कैदी के लिए, और जब जमानत मिल जाती है तो उसके लिए एक नया रास्ता खुल जाता है, और अगर वो रास्ता फिर बंद हो जाए तो उसके पास फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं बचता। जेल प्रशासन को चाहिए था कि वो ऐसे कैदियों का ध्यान रखे, लेकिन दरअसल तिहाड़ में होता यह है कि जो अमीर कैदी होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जिनका पैसा होता है, तिहाड़ का प्रशासन उनकी सेवा में जुटा रहता है, और जो गरीब लोग होते हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती, उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती। अफसोस तो ये है कि जब अपनों के दिल नहीं पिघले तो तिहाड़ की लाल फीताशाही को भी कहां तक दोष दें। एक लड़की सलाखों के बाहर देखने की हसरत में ही दुनिया छोड़ गई, और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दुनिया के सामने नहीं आ पाई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेशमा की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन। तो आप ये बताइए, एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों की जिंदगियों में खुशी भरती दिखाई दे, वो अचानक रूठ कर हम सबों के बीच से निकल जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि 30,000 रुपए का मुचलका भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और फिर ये कह दिया गया कि मानसिक रूप से वो असंतुलित थी। एक वो लड़की जो कि एक किडनैपिंग प्लान करती है, अचानक मानसिक रूप से असंतुलित हो जाती है, खुदकुशी कर लेती है। हमारे साथ, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, सुनील गुप्ता जी और समीर मल्होत्रा जी मौजूद हैं। सुनील जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सिर्फ 30,000 के मुचलके के न भर पाने की वजह से ऐसा बताया गया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और रेशमा आज हमारे बीच नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है ये? देखिए, जब किसी भी कैदी को अगर कोर्ट कहती है कि आपको फाइन देना है जी, तो फाइन उस कैदी को ही देना होता है। अगर छोटा मोटा फाइन होता है, 4-5 हजार रुपए तक का फाइन होता है, तो हमारे यहाँ फंड बना हुआ है, हम उस फंड से जो है पैसे दे देते हैं। जहां जैसे आप बता रहे हैं 30,000 रुपए का फाइन था, तो उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई फंड की सुविधा नहीं है। दूसरा, जब भी कोई जेल में डेथ होती है, जैसे इसकी रेशमा की डेथ हुई है जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिहाड़ की फंक्शनिंग में टोटल ट्रांसपेरेंसी है, टोटल ट्रांसपेरेंसी। अब जैसे इसकी डेथ हुई है तो उसकी पूरी इंक्वायरी जो है एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं जी। उनकी रिपोर्ट जो आएगी, उस रिपोर्ट में जो है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसकी विसरा रिपोर्ट है, उसके साथ के जो बंदी थे उनके बयान वगैरह करके जज साहब अपनी रिपोर्ट देंगे। उसमें वो बताएंगे कि ये डेथ नेचुरल है या अननेचुरल है। अगर उनको ये लगता है कि जो ये डेथ हुई है जिसमें कोई जेल ऑफिसर की या किसी ऑफिशियल की नेग्लिजेंस है, या उनको लगता है कि इसमें इस डेथ को फर्दर प्रूव करना चाहिए जी, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जज साहब ये कह देते हैं कि आप इसको किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी से, जैसे कि पुलिस गुप्ता साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। ये investigate पूरा प्रोटोकॉल है, इसमें कोई शक नहीं है, जांच होगी, जांच होनी भी चाहिए, लेकिन अभी तक जो सामने सतह पर जो चीजें दिख रही हैं उससे तो यही दिख रहा है कि 30,000 रुपए का मुचलका न भर पाई ये लड़की, मानसिक रूप से असंतुलित हो गई, जबकि सिर्फ 2 साल की इसे कैद दी गई थी। और आप गतिविधियां इसकी देख ही रहे हैं किस तरीके से गाना गाना और तमाम टैलेंट इस लड़की में है। जाहिर सी बात है ये चीजें वहां पर जेल प्रशासन को दिखाई दी होंगी। क्या ऐसे में पैरवी नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे में कोई पहल नहीं होनी चाहिए? मैं बिल्कुल आपकी बात से, मैं आपके जज्बात है, मैं उनको बिल्कुल समझ रहा हूं। मैं आपको इस लड़की के बारे में बताना चाहूंगा कि जब इस लड़की को पुलिस ने अरेस्ट किया था तब भी इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो जब जेल में कोई आता है तो हम उसको वो सुसाइड ना करे उसकी काउंसलिंग करते हैं, और उसके साथ हम 1-2 लोगों को और रख देते हैं जी, ताकि वो इसको समझाते रहें और इसको मौका ना मिले सुसाइड करने का। उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि इसके साथ की जो 2 और लड़कियां थी जी, वो काम करने के लिए गई हुई थी, और जब वो काम करने के से वापस आई तो उन्होंने देखा कि इसने जो है सुसाइड किया हुआ था। नहीं गुप्ता साहब, यहाँ सब माफ कीजिएगा, मैं आपकी बातों को बिल्कुल सही समझता हूं। अगर कागजी तौर पर देखा जाए तो हो सकता है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही होगा, लेकिन एक मानवीय आधार पर अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो लगता नहीं है कि लड़की जिसके शायद बहुत सारे सपने होंगे, अपराध के एक मामले में जेल पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है ग्लानि से हो सकता है कई बार आदमी इस तरह की बातों को करता है। हमारे पास समीर जी, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती नहीं है क्या कि उसके लिए कोई पैरवी की जाए, कोई पहल की जाए, कोई रास्ता निकाला जाए? एक जिंदगी को सुधारना, जेल तो इसीलिए बना है ना। देखिए, आपको मैं बताया, आपने जैसे बताया कि उसको 30,000 रुपए का जो है उसको जमानत देनी थी,
तो जमानत देने का हमारे लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जेल वाले जमानत देंगे। जमानती हमेशा, देखो आप जज्बाती हम भी हैं जी, जमानती हमेशा मुलजिम को खुद पेश करना होता है। जमानत देने का मतलब ये नहीं होता कि उसने फाइन दे दिया तो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। जमानत देने का मतलब ये होता है कि जो भी जमानत दे रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो बंदी जब बाहर निकलेगी जी, ये कोई अपराध नहीं करेगी। एक तो उनकी ये गारंटी होती है, दूसरा वो इस चीज की गारंटी देते हैं कि जब भी इसको कोर्ट बुलाएगी जी, वो इसको कोर्ट में पेश करेंगे। सुनील जी, यहाँ पर इसमें आपकी अगर आप बात देखें बिल्कुल कि- सही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उसके पिता आगे नहीं आए। दार्जिलिंग में रहते हैं, एक्स सूबेदार हैं, दार्जिलिंग में रहते हैं वो, उसकी मदद के लिए वो आगे नहीं आए, तो ऐसे में 30,000 रुपए उसके पास देने के लिए थे नहीं। क्या किसी तरह का कोई प्रावधान तिहाड़ जेल मैनुअल में नहीं है कि जिसके तहत उसको रिहा किया जा सकता हो? नहीं, 30,000 रुपए देने से बात नहीं बनती है। 30,000 रुपए के श्योरिटी के साथ जो है उनको एक मुचलका देना होता है। जी, मुचलका देने वाला जो है जरूर चाहिए, जो बाहर का होता है, जो मुचलका देता है कि मैं इंश्योर करूंगा कि ये बाहर निकल के कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं करेंगे, मैं इंश्योर करूंगा कि ये बाहर निकल के जब भी कोर्ट इनको बुलाएगी तो मैं इनको कोर्ट के आगे पेश करूंगा। ये मुचलका देना बहुत जरूरी होता है, खाली 30,000 रुपए की बात नहीं होती इसमें। नहीं बिल्कुल सुनील जी, आप जाहिर सी बात है, समीर जी आप सोच रहे होंगे अभी तक हम आपके पास आए कि नहीं। बस एक सवाल और सुनील जी, उसके बाद हम आपके पास आना चाहेंगे। सुनील जी, आप जो कह रहे हैं वो मैंने आपसे कहा, जाहिर सी बात है कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है, जमानत दी जानी चाहिए, उस व्यक्ति के बारे में गारंटी लेने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। जाहिर सी बात है यहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। बात यहां पर है कि ऐसे लोगों का क्या कोई खैरख्वाह नहीं बन सकता? आखिरकार ये प्रशासन किस लिए है? कानून कायदे किस लिए बनाए जाते हैं? लोगों को सुधारने के लिए। अगर वो लड़की सुधरना चाहती तो क्या किसी तरीके से कोई मदद उसे नहीं दी जा सकती थी? मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या होता है कि हम वीकली बेसिस के ऊपर जिन लोगों की बेल हो गई है जी, और जो लोग जमानत नहीं दे पा रहे, हम वीकली बेसिस पे इनकी एक लिस्ट बनाते हैं और इसको कंसर्न ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भेजते हैं कि आप देखो कि अगर इसमें जो इसका श्योरिटी का अमाउंट है अगर ये कम हो सकता है या उसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है जी, तो ये चीज हम वीकली बेसिस के ऊपर करते हैं। इसमें जेल प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें जो है कंसर्न कोर्ट को जो है, अगर कंसर्न कोर्ट जमानत नहीं ले रही जी, तो उसमें जेल प्रशासन जो है उनके हाथ बंधे हुए हैं। चलिए सुनील जी, हम आएंगे उस पर भी हम बात करेंगे। इस खबर के और बहुत सारे पहलू हैं। आपने कहा कि जेल प्रशासन ये कोर्ट को करना होता है, लीगल सेल भी एक तिहाड़ का है, उस पर भी हम बात करेंगे। उस पर किस तरह की मॉनिटरिंग आपकी रहती है? फिलहाल समीर मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं, जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। समीर जी, किस तरह की मनोदशा रही होगी रेशमा की? ये कह पाना मुश्किल है बिना उन्हें जाने या समझे, पर कई सारे तथ्य भी सामने आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आएगी कि हकीकत में क्या हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि उनके साथ जो उस सेल में लोग थे उन्होंने यदि कुछ चेंज इनमें ऑब्जर्व किया था या नहीं किया था पिछले कुछ दिनों में। पिछले हाल में कई इस तरह की खबरें आई हैं। बहुत जरूरी यहाँ पे समझ पाना कि क्या कुछ रेगुलर तरीके से हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट खास तौर पे उन लोगों का करें जिनके अंदर हमें कुछ बदलाव दिख रहे हैं, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं स्वभाव के। जैसे यदि एक इनमेट जो है वो बिल्कुल चुप हो जाता है, बात नहीं करता है, या जिसका स्वभाव बहुत बबली है, बड़ा खुशहाल रहता है, पर एकदम से चुप्पी साध लेता है, कुछ दिनों के लिए अपने आप को अलग थलग सा कर लेता है बाकियों से, अपने मन की बात को खुल के नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। यदि इस तरह के हमें सिम्टम्स दिखते हैं तो एक क्लू मिलता है कि शायद वो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। ऐसे में उसकी थोड़ी सी देखरेख की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पर यहां पर फिर यही समझने की जरूरत है, कहीं क्योंकि मन की स्थिति है जी, और क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पे किसी न किसी क्राइम के चलते भर्ती किए गए हैं, तो उसमें कुछ एक एंगल भी रहता है कि कहीं उस चीज का दुरुपयोग ना हो जी, कहीं उस देखरेख का दुरुपयोग ना हो। ऐसा ना हो कि उसको सिस्टम को वर्गलाने के लिए कुछ ऐसे लक्षण जो हैं आप अपना लें या दिखाने की कोशिश करें। पर यदि परसिस्टेंट तरीके से आपको इस तरह के चेंजेस किसी इंसान में दिखते हैं तो उसको पकड़ा जा सकता है। मेंटल हेल्थ असेसमेंट के तरीके से भी कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो सामने उभर के आते हैं, और ऐसी चीजें यदि समय रहते हम पकड़ लें, जैसे इन्होंने भी कहा भी कि पहले भी इस लड़की ने शायद सुसाइड की अटेम्प्ट की थी, तो एक तरह से हाई रिस्क केस बन जाता है। जो केसेस हाई रिस्क केसेस हैं
उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है, एक निगरानी की जरूरत होती बिल्कुल, है। यही और खासतौर पे उनके साथ जो बाकी इनमेट्स हैं जी। उन्हें भी एक सेंसिटाइज